प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप घर पर कुशल पूर्वक होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 200 वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर बहुत सी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, क्योंकि हमारे देश इतना काबिल नहीं था कि वो अपने देश की जो समस्याएं थी उनको सही प्रकार से हल कर सके। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की थी, सभी वर्गों का समान रूप से विकास करने की थी और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की थी। तो ये मुख्य रूप से 3 चुनौतियां हमारे देश के सामने थी। लेकिन 1947 के बाद भारत जैसे आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो ये भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। तो ये एक बहुत ही भयंकर त्रासदी थी, जिसके कारण से भारत उस त्रासदी से उबर नहीं सका था। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे। तो किस तरह ऐसी परिस्थितियों में भारत अपना विकास कैसे करे, तो आज उन्हीं बातों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। जैसा कि मैंने बताया, लोकतंत्र को स्थापित करने की थी, एकता व अखंडता को बनाए रखने की थी और सभी वर्गों का समान रूप से विकास कैसे हो। तो इस प्रकार के भारत के सामने चुनौतियां थी, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि इस लेसन के हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने आजादी के बाद कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड, कौन सी जो प्रणाली है भारत ने अपनाई। ध्यान दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, अपने देश का प्रशासन संचालन करने के लिए भारत ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया, कौन से सिस्टम को अपनाया। भारत को जैसी आज़ादी मिली तो भारत ने अपना विकास करने के लिए, अपना प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी पॉलिसी को अपनाया। तो आप ध्यान दीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज़ादी के बाद भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अपनाया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्वात्मक मूलक लोकतंत्र को भारत ने अपनाया। बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सरकार का संसदीय रूप को भारत के आधार पर, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप के आधार पर भारत ने प्रतिनिधित्वात्मक मूलक लोकतंत्र को अपनाया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अपनाया? प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को भारत ने अपनाया, जो किस पर आधारित थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, और भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार और वोट का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। तो ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर भारत ने क्या अपनाया? भारत ने अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen। भारत के संविधान के द्वारा भारत को मौलिक अधिकार और वोट का अधिकार दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 challenges that India faced just after the independence। अभी मैंने आपको जैसे चैलेंजेस के बारे में, चुनौतियों के बारे में बताया था कि जैसे ही भारत को आजादी मिली तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो इसमें आपको केवल 2 challenges के बारे में बताना है। तो फॉलोइंग आर द चैलेंजेस दैट इंडिया फेस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले, टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एक ऐसे राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना, येट अकोमोडेट ऑफ डाइवर्सिटी, देखो अनेकता में एकता को स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करने की चुनौती थी।
तो टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ध्यान दीजिए, एक ऐसे समृद्ध राष्ट्र की चुनौती थी उसकी स्थापना करने की जिसमें अनेकता में एकता, हमारे देश के अंदर अनेकता में एकता थी, और उस एकता को बनाए रखते हुए एक समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करना और लोकतंत्र की स्थापना करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी, टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और पूरे समाज, पूरा की पूरी जो सोसाइटी थी उसका विकास और कल्याण के लिए कार्य करना ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके। तो टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे के पूरे समाज का विकास करना और उसका कल्याण और विकास का कार्य करना जिससे हमारा देश समृद्ध हो सके। तो किस तरह से हमारा देश समृद्ध होगा, उसके लिए किस तरह से विकास होंगे, कौन से उसके वेलबींग के कार्य होंगे, तो ये चुनौतियां भारत के सामने थी। फिर दोबारा सुन लीजिए, टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, मतलब एक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें अनेकता में एकता को स्थापित करते हुए किस तरह से देश एक रह सकता है और समृद्ध रह सकता है, ये चुनौती थी। और जो पूरे के पूरे समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना ताकि देश समृद्ध हो सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो आप देखिए, टू नेशन थ्योरी के अंदर मुस्लिम लीग एडवांस द टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में कहा था। तो मुस्लिम लीग एडवांस द टू नेशन थ्योरी, ये जो विचार था ये मुस्लिम लीग का था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विचार मुस्लिम लीग का था। सेइंग दैट इंडिया इज ए नेशन ऑफ टू पीपल, मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत दो राष्ट्रों का देश है, दो प्रकार के लोगों का देश है। मुस्लिम लीग एडवांस द टू नेशन थ्योरी सेइंग दैट इंडिया इज ए नेशन ऑफ टू पीपल। मुस्लिम लीग जो द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है वो मुस्लिम लीग ने दिया था। उनका कहना था कि भारत एक कौम का नहीं दो कौम का देश है। हिंदूज एंड मुस्लिम, ये दो कौम क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम, आर डिमांडेड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। अब देखिए, इस कारण से द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। द कांग्रेस अपोज द टू नेशन थ्योरी, कांग्रेस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान बट कुड नॉट प्रिवेंट पार्टीशन, लेकिन वो पाकिस्तान का विभाजन नहीं रोक पाई। टू नेशन थ्योरी का विरोध कर रही थी, फिर भी वो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, भारत का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान को अलग होने से नहीं रोक पाई। तो ये टू नेशन जो थ्योरी है वो मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि जो भारत है वो दो कौमों का देश है, एक मुस्लिम एक हिंदू। तो इस बात को लेकर मुसलमानों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की डिमांड की। कांग्रेस इस बात का विरोध, टू नेशन थ्योरी का विरोध कर रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान को अलग होने से नहीं रोक पाई। आगे क्वेश्चन इसके बारे में और बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ ए प्रिंसली स्टेट और हाउ मेनी सच प्रिंसली स्टेट वर देयर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। जब भारत को आज़ादी मिली तो ये देसी रजवाड़े क्या क्या थे। सबसे पहले देसी रजवाड़ों के बारे में आप सुन लीजिए, क्या थे क्या नहीं थे ये। तो जैसे कि आपको पता, जैसे ही भारत को आज़ादी मिली तो भारत के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी रियासतों की। अंग्रेज या ब्रिटिश भारत को आज़ाद तो कर गए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने छोड़ गए। उन्होंने जो ये देसी रजवाड़े थे, जिसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, उनको ये अधिकार दे दिया कि चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या इंडिया में शामिल हो सकते हैं, वो उनकी इच्छा पर है, या स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत के अंदर 565 ये प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 देसी रजवाड़े थे, और इनको भारतीय संघ में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
ये भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा थी। भारतीय संघ में इनको शामिल करना बहुत जरूरी था। तो ये काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो सबसे बड़ी समस्या इन प्रिंसली स्टेट की थी। आज उसी प्रिंसली स्टेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट है क्या। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसली स्टेट? हाउ मेनी सच प्रिंसली स्टेट वर देयर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? ये प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, देशी रजवाड़े ये क्या होते हैं, रियासतें क्या होती है, और जब भारत को आजादी मिली तो कितनी देशी रियासतें भारत में थी? तो दोज इंडियन प्रोविंसेस दैट वर रूल्ड बाय प्रिंसेस एंड हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी। देखिए, ये वो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत भारत के अंदर वे भारतीय प्रांत जो सीधे तौर पर ब्रिटिशों के अधीन थे, ब्रिटिशों के नियंत्रण में थे, जो ब्रिटिश सुपरमेसी के नियंत्रण में थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वे सारे के सारे भारतीय प्रांत जो ब्रिटिशों के अधीन थे और किसके नियंत्रण में? ब्रिटिश के नियंत्रण में थे, ब्रिटिश सुपरमेसी के नियंत्रण में थे। इन रिटर्न टू एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर, केवल उनको क्या अधिकार था? अपने जो घरेलू मामले थे उनको देखने का अधिकार था। जो भी निर्णय लेंगे वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय लेती थी, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के अधीन थे। ऐसे राज्य, भारतीय संघ के वे राज्य जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के नियंत्रण में थे, उनको केवल घरेलू निर्णय लेने का अधिकार था, घरेलू मामलों को देखने का अधिकार था। वो प्रिंसली स्टेट कहलाए। देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट। जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो देशी रजवाड़ीय रियासतें कौन सी थी? वे भारतीय प्रांत जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के अधीन थे, उनकी देखरेख का काम ब्रिटिश करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। केवल उनको अपने जो इंटरनल अफेयर्स थे, घरेलू जो मामले थे, उनमें उनको देखने की आजादी थी। ऐसे स्टेट प्रिंसली स्टेट कहलाए, देशी रजवाड़े कहलाए। और उस समय हमारे देश के अंदर 565 देशी रियासतें थी। What do you understand by इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये एक विलय पत्र होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश जब इंडिया को आजाद करके गए उस समय देशी रियासतों के बारे में वो कुछ निर्णय नहीं लिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि देशी रियासतें भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिले, और स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या था? विलय पत्र क्या था? इसमें आप देखिए, द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों के जो शासक थे, साइन ए डॉक्यूमेंट, उनको एक दस्तावेज पर साइन करने होते थे, थ्रू विच देयर स्टेट एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट, कि वो भारतीय संघ में शामिल है। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उनको एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे कि उनकी जो रियासत है वो भारतीय संघ में शामिल हो गई है। तो जिस डॉक्यूमेंट पर वो साइन करते थे उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको विलय पत्र कहा जाता था। तो द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट साइन ए डॉक्यूमेंट थ्रू विच देयर स्टेट एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। देशी रियासतों को एक दस्तावेज पर साइन करना होता था। उस दस्तावेज के आधार पर यह निर्णय होता था कि वो देशी रियासत भारतीय संघ का हिस्सा है। दिस डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। द सिग्नेचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मीन, यदि किसी भी देशी रियासत ने इस डॉक्यूमेंट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, उसका मतलब है दैट प्रिंसली स्टेट हैव एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह था कि वो प्रिंसली स्टेट भारत का अंग बन गई है। अगला, विच 4 प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रेसिस्टेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। आपको प्रारंभ के अंदर वो 4 देशी रियासतों के बारे में बताना है जो भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रही थी।
तो प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसमें जो 4 जो देशी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रही थी, उसमें हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये 4 ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रही थी। तो ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।